हे गाइस, यू आर वाचिंग स्पॉइलर स्टेशन और ये है साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी मैंने 2014 में देखी थी जब मैं 10th क्लास में था और तब ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मैंने दोबारा ये मूवी 2016 में देखी थी और तब जाकर मुझे इसकी कुछ समझ आई थी। ये कहानी फ्यूचर में 21वीं सदी की है। इस कहानी के मुताबिक अब दुनिया रहने के काबिल नहीं रही। यहाँ पर पॉल्यूशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब सही तरह सांस भी नहीं लिया जा सकता। पॉल्यूशन की वजह से बच्चे कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं जिनकी वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं। अब ज़मीन में सिर्फ कॉर्न यानी कि छल्ली उगाई जा सकती है। इस फिल्म को समझने के लिए 4 साइंटिफिक टर्म्स को समझना ज़रूरी होगा। ये हैं ब्लैक होल, वर्म होल, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टेसरेक्ट। फिकर नॉट, इन चीज़ों को मैं आपको मूवी की कहानी के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इस कहानी का लीड कैरेक्टर कूपर है। कूपर नासा में एक पायलट था, लेकिन एक क्रैश की वजह से इसका करियर ख़त्म हो गया था और अब वो एक किसान है और एक फार्म हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहता है। कूपर की फैमिली में उसके फादर इन लॉ, बड़ा बेटा टॉम और छोटी बेटी मर्फ शामिल है। मर्फ नाश्ते की टेबल पर कूपर को बताती है कि मेरे कमरे में एक भूत है जो मेरी बुक्स गिरा देता है और अब इसने मेरा खिलौना भी तोड़ दिया है। मुझे लगता है ये आपका भूत है। कूपर मर्फ को बताता है कि ऐसी नॉन साइंटिफिक बातों का कोई मतलब नहीं होता और भूत वूत कुछ नहीं होता। मर्फ, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी है, कहती है कि आप ही तो कहते हैं कि साइंस का मतलब उन चीज़ों को तस्लीम करना है जो हमें समझ नहीं आती। कूपर मर्फ को कहता है कि अगर उसे भूत और साइंस के दरमियान कोई कनेक्शन जोड़ना है तो वो भूत से डरना छोड़े और अपने कमरे में हो रही अनयूजुअल चीज़ों को ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करे और फैक्ट्स इकट्ठा करे। फिर कूपर अपने बच्चों को लेकर स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जाता है। यहाँ पर कूपर को बताया जाता है कि इसका बेटा टॉम पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कि इसको कॉलेज भेजा जा सके। इसको अपने बाप की तरह ही खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। असल में अब दुनिया का यही दस्तूर है कि सिर्फ कुछ बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनको ही कॉलेज भेजा जाता है और बाकी सब खेती बाड़ी का काम करते हैं, क्योंकि दुनिया में खाने की किल्लत है और उसे किसानों की जरूरत है। फिर मर्फ की टीचर कूपर को उसकी शिकायत लगाती है कि मर्फ पढ़ाई में तो बहुत तेज है, लेकिन वो स्कूल में उल्टी सीधी साइंस की बुक्स लाती है जिसमें अपोलो मिशन यानी कि नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने के मिशन के बारे में बच्चों को गुमराह किया जाता है। असल में ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। जैसा कि आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला इंसान है, लेकिन इस बात को झूठ कहा जाता है कि ये सारी अमेरिका की साजिश थी ताकि रशिया अपना सारा पैसा चांद पर जाने के लिए लगा दे, जबकि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं है। इस मूवी में भी इसी बात को इस्तेमाल किया गया है। बच्चों को बताया जाता है कि अपोलो मिशन सब झूठ है ताकि उनका इंटरेस्ट साइंस की तरफ ना जाए और वो खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दें। लेकिन कूपर को अपोलो मिशन की सच्चाई के बारे में कोई शक नहीं था, क्योंकि वो खुद नासा में रह चुका था। इस बात पर कूपर टॉम और मर्फ के टीचर से झगड़ पड़ता है और मर्फ सस्पेंड हो जाती है। एक दिन एक मिट्टी का बहुत बड़ा तूफान आता है। कूपर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है, लेकिन मर्फ के कमरे की खिड़की खुली रह जाती है और जब कूपर वो बंद करने जाता है तो थोड़ी मिट्टी अंदर आ चुकी होती है। फिर कूपर और मर्फ देखते हैं कि जमीन पर मिट्टी की कुछ लाइंस बनी होती हैं। मर्फ बताती है कि ये भूत ने बनाई हैं। कूपर मर्फ को टॉम के कमरे में भेज देता है और खुद यहाँ पर हो रही अजीबोगरीब चीजों को समझने बैठ जाता है। अगले दिन जब मर्फ अपने कमरे में आती है तो देखती है कि कूपर अभी भी वहीं बैठा है। कूपर ने अब तक इस बात का पता लगा लिया है कि ये मिट्टी की लाइंस किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से बनी है। कूपर को लगता है कि ये मिट्टी की लाइंस बाइनरी कोड में मैसेज हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये मैसेज कौन भेज रहा है और कहां से भेज रहा है। फिर वो इस मैसेज को डिकोड करता है तो उसको एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एड्रेस मिलता है। फिर मर्फ और कूपर गाड़ी में बैठकर इस एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो इनको सिक्योरिटी पकड़ लेती है। यहाँ पर कूपर की मुलाकात डॉक्टर एमिलिया ब्रांड से होती है, जो प्रोफेसर ब्रांड की बेटी है। कॉपर प्रोफेसर ब्रांड को पहले से जानता था। प्रोफेसर के साथ यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के बंदे भी मौजूद होते हैं। ये कूपर से पूछते हैं कि तुम्हें इस टॉप सीक्रेट जगह का कैसे पता चला, जिस पर कूपर इनको पूरा किस्सा सुनाता है। प्रोफेसर ब्रांड फिर कूपर को बताता है कि ये टॉप सीक्रेट जगह नासा की है और ये अवाम से छुपी हुई इसलिए है क्योंकि अवाम कभी भी साइंस और स्पेस पर पैसा लगाने के हक में नहीं होगी जब आम लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। प्रोफेसर फिर कूपर को बताता है कि जैसे 7 साल पहले गंदम की फसल खत्म हो गई थी, इसी तरह अब छल्ली की फसल भी 1-2 साल में खत्म हो जाएगी और दुनिया में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
प्रोफेसर कूपर को बताता है कि जिस बीमारी की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं, उसी की वजह से हवा में ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है। कूपर जब इस मसले का हल पूछता है तो प्रोफेसर बताता है कि इसका सिर्फ एक ही हल है कि जमीन को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाकर आबाद होया जाए। कूपर प्रोफेसर से कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट रहने के काबिल नहीं और न ही जमीन से 1000 साल की दूरी पर कोई ऐसा प्लेनेट है। इस पर प्रोफेसर कूपर को अपनी टीम के पास ले जाता है, जो इसको बताते हैं कि आज से 48 साल पहले प्लेनेट सैटर्न के पास एक वर्म होल नजर आया था। अब वर्म होल्स क्या होते हैं? इसको अगर बिल्कुल आसान और सीधी जुबान में देखा जाए तो ये एक सुराख है जिससे गुजरकर हम मीलों दूर का सफर तय कर सकते हैं। यानी अगर हम वर्म होल की एक साइड से दाखिल होकर दूसरी साइड से निकले तो हम मीलों का फासला कुछ ही मिनटों में तय कर लेंगे। वर्म होल्स सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक इनके होने का कोई सबूत नहीं है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताता है कि उन्हें लगता है कि एलियंस या किसी और चीज ने ये वर्म होल यहाँ पर रखा है। नासा ने अपनी रिसर्च से पता लगाया है कि इस वर्म होल की दूसरी तरफ 12 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर जिंदा रहना मुमकिन है। और फिर शुरू होता है नासा का लेज़रस मिशन। नासा ने अपने 12 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स को इन प्लैनेट्स पर भेजा था। हर एस्ट्रोनॉट मुख्तलिफ प्लैनेट पर भेजा गया था। इन सब के पास एक स्पेसक्राफ्ट, 2 साल का जिंदा रहने का साजो सामान और एक रोबोट था। एस्ट्रोनॉट्स का काम यह था कि वो अपने प्लेनेट को चेक करें और अगर वो अर्थ की तरह रहने के काबिल है तो नासा को इसके बारे में सिग्नल देकर बताएं। इसके बाद ये अपने आप को कई सालों तक कायरो स्लीप की मदद से सुला लेंगे। ये एक तरह का सुसाइड मिशन था, क्योंकि अगर तो प्लेनेट रहने के काबिल है तभी नासा इन एस्ट्रोनॉट्स के पास आएगा, क्योंकि नासा के पास हर प्लेनेट पर जाकर एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए जराए मौजूद नहीं थे। अब नासा को 12 प्लेनेट में से 3 प्लेनेट से सिग्नल आए हैं और प्रोफेसर ब्रांड अपनी एक टीम को इन प्लेनेट्स पर भेज रहा है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताता है कि वो ग्रेविटी की इक्वेशन पर काम कर रहा है। प्रोफेसर को लगता है कि वो अर्थ की ग्रेविटी को किसी तरह कम कर सकता है और इस तरह जमीन से सारे लोगों को रॉकेट में बिठाकर दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा सकता है। ग्रेविटी कम करने की वजह यह है कि जमीन में अब इतना फ्यूल बाकी नहीं रहा कि रॉकेट को दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा सके। लेकिन अगर ग्रेविटी कम हो तो रॉकेट आराम से कम फ्यूल में ही हवा में लॉन्च हो जाएगा। प्रोफेसर के पास 2 प्लान हैं। प्लान ए ये है कि नासा की टीम इन तीनों प्लैनेट्स को जाकर चेक करे और जमीन पर सिग्नल भेजे। इतनी देर में प्रोफेसर ग्रेविटी को कम करने का तरीका ढूंढ लेंगे और फिर सारे इंसानों को लेकर अर्थ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर प्रोफेसर ग्रेविटी कम ना कर सके तो प्लान बी है। प्लान बी ये है कि टीम अपने साथ पॉपुलेशन बॉम्ब लेकर जा रही है, जिससे वो प्लेनेट पर नई आबादी पैदा कर लेंगे, लेकिन अर्थ के तमाम लोग मर जाएंगे। प्रोफेसर कूपर से अपनी टीम के साथ जाने को कहता है और कूपर इसकी बात मान लेता है। मर्फ इस बात पर बहुत उदास होती है। वो नहीं चाहती कि उसका बाप उसको छोड़कर जाए। मर्फ कूपर को बताती है कि उसने भूत का मैसेज डिकोड कर लिया है और उसमें लिखा है कि स्टे, यानी कि रुक जाओ। कूपर इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और मर्फ को एक घड़ी देता है जिसका टाइम वो अपनी घड़ी से मैच कर लेता है, ताकि स्पेस में मर्फ और कूपर का टाइम सेम रहे। लेकिन मर्फ इस घड़ी को फेंक देती है। कूपर नासा की टीम के साथ स्पेस में चला जाता है। इस टीम में 3 और लोग शामिल हैं, रोमिली, डॉयल और प्रोफेसर ब्रांड की बेटी अमीलिया ब्रांड। ये लोग साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनके अलावा स्पेसशिप में 2 रोबोट्स भी हैं, टार्स और केस। वर्म होल क्रॉस करने के बाद कूपर और उसकी टीम देखती है कि यहाँ पर 3 प्लैनेट्स हैं जो ब्लैक होल के गिर्द उसी तरह चक्कर लगा रहे हैं जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ब्लैक होल असल में स्पेस में मौजूद हैं। इनमें ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। अब इन तीनों प्लैनेट में से सबसे ज्यादा नजदीक मिलर का प्लैनेट है, उसके बाद डॉक्टर मैन और लास्ट में एडमंड का प्लैनेट है। मिलर का प्लैनेट सबसे नजदीक है और सबसे अच्छे सिग्नल भी यहीं से आ रहे हैं। लेकिन अब मसला यह है कि मिलर का प्लैनेट ब्लैक होल के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से इस पर ग्रेविटी काफी ज्यादा है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त की स्पीड ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। मिलर के प्लेनेट पर 1 घंटा जमीन के 7 साल के बराबर होगा। कूपर फैसला करता है कि वो स्पेसशिप को यहीं रहने देंगे और एक छोटे रॉकेट से मिलर के प्लेनेट पर जाएंगे। कूपर अपने साथ एमिलिया, डॉयल और केस को ले जाता है और रोमिली स्पेसशिप पर ही रहता है। जब ये लोग मिलर के प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी की सिर्फ 3-4 फुट की गहराई है। ये लोग देखते हैं कि मिलर का रॉकेट तबाह हो चुका है और यहाँ पर बस उसका मलबा ही था।
इतने में कूपर को एक बहुत बड़ी पानी की लहर अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो फौरन सबको रॉकेट में बुलाता है, लेकिन डॉयल लहर में बह जाता है। लहर की वजह से रॉकेट के इंजन में पानी चला जाता है और अब उसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस प्लेनेट पर इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती हैं क्योंकि ये ब्लैक होल के काफी नजदीक है और ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। आखिरकार जब ये लोग इस प्लेनेट से निकलकर वापस स्पेसशिप पर जाते हैं तो पता चलता है कि 23 साल गुजर चुके हैं। रोमिली अब थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है। कूपर अपने मैसेजेस चेक करता है तो देखता है कि इसके बेटे की शादी हो गई है और उसका एक बेटा भी पैदा हो गया है। फिर कूपर मर्फ का मैसेज देखता है जिसमें वो कहती है कि आपने मेरे से वादा किया था कि जब मैं आपकी उम्र की हो जाऊंगी तो आप वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं आपकी उम्र की हो गई हूँ और आप अभी तक वापस नहीं आए। फिर हमें पता चलता है कि मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी है और प्रोफेसर ब्रैंड के साथ काम कर रही है। प्रोफेसर ब्रैंड ने अभी तक ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व नहीं की और अब जमीन पर पहले से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। इधर स्पेसशिप पर कूपर और रोमिली डिसाइड करते हैं कि वो डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाएंगे, लेकिन अमीलिया एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहती है। दरअसल अमीलिया एडमंड से प्यार करती है। अमीलिया कहती है कि एडमंड के प्लेनेट से ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन कूपर और रोमिली डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है और इनके पास फ्यूल कम है। जब ये लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर मैन कायरो स्लीप की मदद से सो रहे हैं और इसका रोबोट डिसअसेंबल हुआ है। ये लोग डॉक्टर मैन को जगाते हैं। डॉक्टर मैन बिल्कुल हार मान चुका था, लेकिन इनको देखकर वो बहुत खुश होता है। वो कूपर लोगों को बताता है कि इस प्लेनेट की हवा में अमोनिया बहुत ज्यादा है, लेकिन इस प्लेनेट की सरफेस पे जाकर सांस लिया जा सकता है। इस दौरान जमीन पर प्रोफेसर ब्रैंड अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। प्रोफेसर मरने से पहले मर्फ को बताता है कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती थी। प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था, असल प्लान बी था। मर्फ फिर स्पेसशिप पर एक मैसेज भेजती है जिसमें वो अमीलिया से गुस्से से पूछती है कि क्या उसे प्रोफेसर ब्रैंड के झूठ के बारे में पता था, लेकिन अमीलिया इसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनकर कूपर फैसला करता है कि वो इस प्लेनेट को चेक करके फौरन जमीन पर मर्फ के पास चला जाएगा। फिर डॉक्टर मैन कूपर को लेकर इस प्लेनेट की सरफेस पे जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें कहानी के एक बहुत बड़े ट्विस्ट के बारे में पता चलता है। इस प्लेनेट पर कहीं भी सांस नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर मैन ने झूठी इन्फॉर्मेशन भेजी थी ताकि ये लोग इसको आकर बचा लें। डॉक्टर मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है ताकि जमीन पर वापस जाके कुछ भी झूठ बोल दे। इधर रोमिली डॉक्टर मैन के रोबोट को ठीक करता है और इसको पता चलता है कि डॉक्टर मैन ने गलत डाटा सेंड किया था, लेकिन तभी रोबोट में धमाका हो जाता है और रोमिली मर जाता है। कॉपर अमीलिया को मदद का सिग्नल भेजता है और वो इसे बचाने फौरन चली जाती है, लेकिन इतने में डॉक्टर मैन अपना रॉकेट लेकर वहां से निकल चुका होता है। कूपर डॉक्टर मैन के पीछे अपना रॉकेट लगा देता है। डॉक्टर मैन कूपर से पहले स्पेसशिप तक पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर मैन से रॉकेट स्पेसशिप से अटैच नहीं होता। इस दौरान रॉकेट तबाह हो जाता है जिसकी वजह से स्पेसशिप को भी काफी नुकसान पहुंचता है। कूपर किसी तरह अपना रॉकेट स्पेसशिप से अटैच करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब स्पेसशिप ब्लैक होल की तरफ खिंचने लगती है। इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि ये सारे एडमंड के प्लेनेट तक जा सकें, लेकिन फिर कूपर अपनी कुर्बानी देता है और अपने आप और अपने रोबोट को स्पेसशिप से अलग कर देता है और अमीलिया को एडमंड के प्लेनेट की तरफ भेज देता है। कूपर ब्लैक होल की तरफ तेजी से खिंचने लगता है। कूपर अपने रॉकेट से बाहर निकल जाता है। रॉकेट और रोबोट टार्स दोनों ब्लैक होल में चले जाते हैं। रॉकेट तबाह और बर्बाद हो जाता है। इससे पहले कि कूपर भी ब्लैक होल में जाता, वो कहीं और ही पहुंच गया था। मूवी के मुताबिक इस जगह का नाम टेसरेक्ट है। ये एक ऐसी जगह है जहां टाइम एक फिजिकल डिमेंशन है। फिर कूपर को पता चलता है कि टार्स ब्लैक होल के अंदर अभी भी सही सलामत है। टेसरेक्ट में कूपर को मर्फ के कमरे की बहुत सारी टाइमलाइंस नजर आती हैं। कूपर फिर मर्फ की बुक्स गिराकर उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसा कि आपको पता है, मूवी का स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि मर्फ को लगता है कि कूपर का भूत उसके कमरे में है। ये बात वाकई ही सच थी, लेकिन वो कूपर का भूत नहीं था, कूपर खुद ही था जो टेसरेक्ट में मर्फ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कूपर अपने आप को माजी में मैसेज भेजकर इस सफर पर निकलने से रोकना चाह रहा था। फिर कूपर उस टाइमलाइन पर जाता है जहां पर मर्फ अपनी घड़ी बुक शेल्फ पर रखती है। कूपर फिर टार्स की मदद से ब्लैक होल का डाटा मोर्स कोड में ट्रांसलेट करके मर्फ की घड़ी में सेव कर देता है। जमीन पर मर्फ जब अपने बाप की दी गई घड़ी वापस लेने आती है तो उसको ये डाटा मिल जाता है और मर्फ को समझ आ जाता है कि ये डाटा कूपर ने भेजा है। मर्फ इस डाटा की मदद से ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। इधर टेसरेक्ट बंद हो जाता है और कूपर स्पेस में तैरने लग जाता है और इसकी आंखें बंद हो जाती हैं।
कूपर की आंख दोबारा एक हॉस्पिटल में खुलती है। कूपर जिस जगह में आया है ये एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम कूपर स्टेशन है। अब बचे कुछ इंसान इसी तरह के स्पेस स्टेशन में रहते हैं। कूपर को लगता है कि इस स्पेस स्टेशन का नाम कूपर के नाम पर रखा गया है, लेकिन असल में ये उसकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया था। कूपर जमीन के टाइम के मुताबिक 124 साल स्पेस में गुजार कर आया है, लेकिन कूपर के लिए वो सिर्फ 2-2.5 साल ही थे। फिर आखिरकार कूपर अपनी बेटी मर्फ से दोबारा मिलता है जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मर्फ कूपर को कहती है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि वालिदैन बच्चों को मरता हुआ देखें, इसलिए आप डॉक्टर अमीलिया ब्रांड के पास जाएं जो एडमंड के प्लेनेट पर नई दुनिया बना रही है। कॉपर फिर अमीलिया के पास जाने के लिए स्पेस में निकल जाता है। इधर एडमंड के प्लेनेट पर हमें पता चलता है कि एडमंड मर चुका है, लेकिन ये प्लेनेट रहने के काबिल है। यहाँ ये मूवी चंद सवालों के साथ खत्म हो जाती है कि क्या कूपर और अमीलिया वापस स्पेस स्टेशन पर जाएंगे या इस प्लेनेट पर रह के नई दुनिया शुरू करेंगे। और ये टेसरैक्ट किसने बनाया था? क्या ये कूपर और अमीलिया की नई दुनिया के लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर में जाके टेसरैक्ट बनाया? अब ये आपकी सोच और ख्यालात हैं, जो मर्जी सोचें, क्योंकि इस मूवी का सेकंड पार्ट आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। सो गाइस, ये थी इंटरस्टेलर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैंने इस तरह की और वीडियोस भी बनाई है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।